Assalamu alaikum, this is Rabia Rashid and you're watching our lectures and today we will be talking about East India Company. इसको बहुत डिटेल में नहीं हम करेंगे लेकिन for MCQ's point of view it's very important. तो जी कब बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी? When it receives the royal charter from the Queen in December. इट वॉज 31 दिसंबर 1600 ये MCQ आया था और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मेरा गलत हो गया था। आई गेस इंडो पाक हिस्ट्री में शायद आया था। तो आई डोंट नो व्हाई आई चोज 1700, हालांकि मुझे पता भी था 1600 है, पता नहीं उस वक्त प्रेशर होता है एक पेपर्स का। लाइक उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं MCQs बड़े अच्छे हैं और पक्के याद करने हैं। फिर जी 1717 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना, मतलब वैसे तो इंडिया में आ चुकी थी और वो ट्रेडिंग भी कर रही थी और उन्होंने जहांगीर से 1615 में एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। और ये करने के लिए सर थॉमस रो जो द पर्सन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ही वेंट टू द एम्परर्स कोर्ट और उसने साइन करवाया था ये एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन 1717 में ये था कि जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बट ही वाज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल एम्परर देर। तो उसके डेथ के बाद ना फ़रुख-सियार जो है वो रूल कर रहा होता है। तो उसके साथ एक फरमान जो है ना वो साइन करवा लेते हैं उससे। और उस फरमान में ये होता है कि द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यूज़ और ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है ना वो दे दिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो इट मीन्स कि जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने थे मुगल गवर्नमेंट ने, वो कौन कलेक्ट कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो ट्रेड वो करेंगे दैट विल बी ड्यूटी फ्री, कोई उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन इन 1757 एक इम्पॉर्टेंट जो है ना एक बैटल होती है जिसमें नवाब सिराजुद्दौला वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश और जीतता कौन है? ब्रिटिश, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश का रोल और होल्ड जो है वो इंडिया में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा जी, अब ये होता है कि 22 टू 23 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ औध, शाह आलम शाह आलम टू जो कि उस वक़्त का एम्परर था, एंड मीर कासिम, ये लड़ रहे होते हैं ब्रिटिश से। और ब्रिटिश की तरफ से जो कमांड कर रहा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को, वो होते हैं मेजर हेक्टर मोनरो। अब क्या होता है कि इसमें ऑल्दो कि ये इतने सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा एक तादाद थी, लेकिन जीतता कौन है इस बैटल में? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनके पास बेहतरीन वेपन्स होते हैं और सारा कुछ। और मज़े की बात यह कि मीर कासिम वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। और आपको पता होगा मीर जाफ़र ने किसका साथ दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया था। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि मीर कासिम उस शख्स का बेटा है, तो वो सन इन लॉ है, तो वो क्यों लड़ रहा है ना ब्रिटिश से? तो एक्चुअली होता ही है कि मीर जाफ़र को हटा के ना ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को जो है वो बना देती है नवाब। अब मीर कासिम को लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है और लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। और मीर कासिम को एक हद तक एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जो ताकि मतलब उसकी उस रिस्पेक्ट की वजह से उस ओहदे की वजह से लोग जो हैं उसकी बात माने। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, उसकी कोई बात नहीं मानते, तो लोगों की नज़रों में भी वो गिर जाता है और उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन अपने लोगों की नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि फिर वो इन सारे लोगों के साथ मिलके एक अलायंस बनाता है और फिर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और ये एक फ़ाइनल फ़ाइट होती है, जिसके बाद कौन जीत जाता है? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसको जीतने के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आती है। ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना दो तरह के गवर्नमेंट्स होती हैं। वन इज़ जो दीवानी मामलात को देखेगी और दीवानी मामलात में दीवानी राइट्स में आ जाएगा राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यूज़। और दूसरे हैं निज़ामी राइट्स। निज़ामी राइट्स ये कि आप अपनी जगह आप रूल करते रहो अपने लोगों पे, जो भी नवाब्स हैं, जो भी निज़ाम हैं अपनी अपनी स्टेट के, वो निज़ाम चलाते रहें। तो वो जो है ना, यानी आप निज़ाम कैसे चला सकते हो जब आपके पास कोई रेवेन्यू ना हो, किसी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए आपके पास रेवेन्यू ना हो। तो इससे एक बहुत मुश्किल जो है ना हो गई उन लोगों को। वो नाम के नवाब्स और नवाब के नाम के जो है ना निज़ाम रह गए अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसमें ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं और एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आते हैं।
और ऑब्वियसली वो सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसकी फेवर में था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फेवर में था। और जो भी नवाब वगैरह होते हैं उनको फिर वो जो है रिटायर कर देते हैं एक तरह से, और जो है सारा कुछ जो है वो आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस दौरान ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी कुछ चीज़ें करते हैं, लाइक देयर वाज एन एंग्लो मैसूर वॉर विच वाज वेरी फेमस, ये भी डेट से याद रख लें, 1798 टू 1799। और इसमें टीपू सुल्तान होता है उसकी और टीपू सुल्तान ना फ्रेंच आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहा होता है, तो और ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं। और इसमें फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और वो क्या करते हैं कि एक सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अ सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें होता ये है कि वो जिस भी इलाके के जो नवाब थे ना, जब तक उन्होंने नवाब्स को रिटायर नहीं किया था, उनको कहा था कि आप अपना स्टेट रन करते रहो, लेकिन आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप प्राइवेट आर्मी रखो। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी आर्मी बहुत है, वो आपकी हिफाजत करेगी, उसके बदले में आप ना अपनी हिफाजत के लिए हमें कुछ रेवेन्यू, कुछ आप जो है ना कलेक्शन देते रहो, कुछ अमाउंट ऑफ मनी देते रहो, तो उसके बदले हम आपकी जो है ना वो प्रोटेक्शन करेंगे। अब इससे क्या था कि कमज़ोर करना मकसद था उन सारी रियासतों को, ताकि किसी भी रियासत के पास अपनी कोई आर्मी ना हो, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ सके। तो ये एक चीज़ थी सब्सिडरी अलायंस, जिसमें चाहते या ना चाहते हुए लोगों को नवाब्स को सरेंडर करना ही पड़ रहा था। और फिर एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्होंने कहा कि जो भी कोई स्टेट है, उस स्टेट का जो भी नवाब है, जो भी रूलर है, अगर उसके पास कोई मेल हायर नहीं है, यानी मेल उसका वारिस नहीं है कोई भी, तो वो स्टेट वो फॉल कर जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में। अब ये कितनी अजीब सी बात है ना, यानी किसी की बेटी भी नहीं चला सकती स्टेट। तो इसमें ना बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो अंग्रेज़ों के फिर अगेंस्ट भी जाते हैं। 1857 की जो वॉर होती है उसमें एक इशू ये भी था, काफ़ी सारे स्टेट्स से, जैसे नवाब ऑफ अवध, उनका भी कोई मेल इशू नहीं था। और फिर रानी ऑफ झांसी ने नाना साहिब के नाम से लेके पाला था एक बच्चे को, जिसका बाद में नाम नाना साहिब पड़ जाता है। तो नाना साहिब वाज एक्चुअली नॉट द एक्चुअल सन ऑफ रानी ऑफ झांसी, वो एक ले पालक था, ठीक है, अडॉप्ट किया हुआ था। और उनका भी जो है मतलब स्टेट जो है वो ले लेते हैं अंग्रेज़, और इस तरह बहुत सारे इलाके उन पे भी ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। तो इसके बाद आती है 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 10th ऑफ मई 1857। ये डेट भी आपने याद रखनी है। और इस क्वेश्चन को ज़रा सा डिटेल में कर लें, इसकी आपने हेडिंग्स वगैरह कर लेनी है, ठीक है। आई विल शेयर द स्लाइड्स हियर। और उसके बाद जो है ना होता ये है कि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है पार्लियामेंट की तरफ से। अब होता ये है कि जैसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही होती है ना इंडिया पे, उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स। वो यहाँ के लोगों को तो परसिक्यूट कर ही रहे थे, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट को भी टैक्सेस वगैरह नहीं दे रहे थे। तो इससे जो है ना ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी या पार्लियामेंट मेंबर्स थे, और वो देख रहे थे कि कैसे कंपनी डायरेक्टर्स जब वापस इंग्लैंड आते हैं तो कितनी दौलत लेके आते हैं और कितना कुछ इकट्ठा करके लाते हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी ना यही बात थी। उससे पहले लॉर्ड क्लाइव जो था ना, उसने बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन की थी, और वो जब अपने वापस ब्रिटेन आया था तो उसके ऊपर चार्जेस ऑफ करप्शन भी लगे थे। और एंड पे उस बंदे ने, खैर वो मतलब उन चार्जेस से तो निकल आता है, लेकिन वो एंड पे सुसाइड कर लेता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था ब्रिटेन में। तो पार्लियामेंट के ऊपर ना एक प्रेशर बिल्ट हो रहा था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें करप्शन के तहकीकात हों, ये सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता ना 1773 से लेके 1858 तक बहुत सारे जो है ना लॉज आ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, और वो पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन पास कर रही थी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी रूल को कम करते जा रहे थे। और 1858 में ना वो कंपनी रूल ख़त्म कर देते हैं, और जो है ना ये होता है कि जून 1 जून 1874 को इसको फॉर्मली डिज़ोल्व कर देते हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब ये थोड़ा सा फ़र्क आपने याद रखना है कि जो फॉर्मली डिज़ोल्व है और एंड ऑफ कंपनी रूल, ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेंगी, और इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसको बड़े गौर से आपने ना याद रखना है। मोर और लेस ये सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन फॉर्मली का मतलब है कि पेपर्स में बाकायदा, और वैसे जो है ना एक हद तक उसका एंड 1858 में ही हो गया था। अच्छा जी, ठीक है, यानी फ़र्क ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कंपनी रूल का
जो है ना ख़त्म हो जाता है इंडिया से, यानी इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई रूल नहीं है। रूल किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। आ गई समझ? और जो है 1874 में कंपनी को वैसे ही डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी अब वो कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी या किसी भी और कंट्री में जाके वो, यानी वो कंपनी एक्चुअली पेपर्स में अब एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। और एक जो ब्रिटिश क्राउन का जो है ना एक राज, वो डायरेक्ट इंपीरियल रूल आ जाता है इंडिया में। तो जी फिर इसमें आपने आ जाना है डिटेल इस क्वेश्चन की थोड़ी सी, वो इस तरह से है कि जी सक्सेस, कॉज ऑफ सक्सेस क्या थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो पहली बात जी, पहले तो कॉजेज़ पे आ जाना। कॉज क्या था? कॉज ये था कि वो वॉर, पहले रिवोल्ट शुरू ही क्यों हुआ, इंडियंस ने क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो गए, उसका नंबर 1 कॉज था मिलिट्री रिवोल्ट। मिलिट्री रिवोल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम ट्रैक टू पाकिस्तान, बहुत डिटेल में है। मिलिट्री रिवोल्ट में यह था कि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश जो थे ना उनको मिलिट्री में शामिल करके तो मुख्तलिफ एरियाज़ में भेजते थे अपने बिहाफ पे वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। और उसमें जो हिंदूज थे ना उनको ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्राह्मण थे ना उनके मतलब रिलीजियसली उनका ये बिलीव था कि जो ब्राह्मण समंदर पार कर जाता है ना, अपने जो धरती से दूर चला जाता है, तो उसका धर्म ख़त्म हो जाता है। उसको जो ये प्रिविलेज हासिल था ना अपर कास्ट हिंदू होने का, ये प्रिविलेज उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मतलब जो एक आपको पता होगा जो मेन कॉज था एक्चुअली वो भी मिलिट्री ही रिलेटेड था, जिसमें इंगलफील्ड राइफल्स आ जाती हैं, जिसमें गोलियां ऐसी थी जिसमें कहा यह जा रहा था कि पिग फैट और काउ फैट शामिल किया जा रहा है। पिग फैट वाज लाइक इट वाज, मुसलमानों के लिए ये बर्दाश्त नहीं था कि उसमें पिग फैट हो और वो उसको मुंह से खोलें। उस गोली का ना मतलब रीज़न ये था ज़्यादा अपराइजिंग का कि उस गोली को मुंह से खोलना पड़ता था। मुसलमानों के लिए वो नापाक था वैसे ही, और दूसरा जो हिंदूज थे वो काऊ की बहुत ज़्यादा मतलब उनकी वेनरेशन वो थे, मतलब वेनरेशन पेश करते थे काऊ को, तो उनके लिए जो है ना ये बड़ी एक इंसल्ट की बात थी कि किसी काऊ को मार के तो उसका जो है ना फैट उसमें शामिल किया जा रहा है। फिर रिलीजियस कॉजेज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी और वो क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर रही थी। अच्छा मतलब वो भी हिंदूज़ और मुस्लिम्स अलाइक उनको सबको यानी ये प्रॉब्लम हो रही थी इससे कि ये तो हमें ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी की तरफ, ऑब्वियसली जो भी क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहा था उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे थे। तो लोग जो हैं मतलब जब इस तरह कर रहे हों कि कहीं से इंसेंटिव मिल रहे हो और वो अपना रिलीजन जो है उसके लिए चेंज कर लें, तो उससे एक अनरेस्ट माशरे में आ जाता है। फिर जी एक पॉलिटिकल कॉज भी था। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी आप देख लें, एक नहीं थे, काफ़ी सारे थे। और उसमें भी यही बात थी कि जो मतलब हिंदूज़ थे ना, ये मिलिट्री में भी आ जाएगा, पॉलिटिकल में भी, कि जो ब्रिटिश थे उनको सारे अच्छे ओहदे मिल जाते थे, ठीक है। और लॉज और चीज़ें जो है ना वो सारी उनके फेवर में जा रही थी, और जो इंडियंस थे उनसे जो है ना वो सारा कुछ छिन चुका था, ना ही उनकी कोई से थी किसी मामले में। और मुस्लिम्स के लिए भी ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा एक वो फेज़ था, क्योंकि बाकायदा हुकूमत तो उन्हीं से छीनी थी ना, रूल तो उनका था पूरे इंडिया पे। फिर जी सेशन ऑफ स्टेट्स के ज़बरदस्ती जो है ना वो स्टेट्स को अपने साथ एसीड करी जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक के बाद एक स्टेट फॉल करता जा रहा था उनके पास। और फिर जी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आ गई, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों में अनरेस्ट आया कि जी हमारे वारिस जो हैं वो हमारी दौलत और हमारा जो भी वरासत ज़मीनें वगैरह थी, पूरी पूरी स्टेट्स थी, तो वो हमारी मतलब अगर ठीक है अगर मेल वारिस नहीं भी है तो ना बेटियों के पास जा रहा है, ना ही अगर किसी ने अडॉप्टेड चाइल्ड या रिश्तेदार किसी को भी नहीं मिलेगा। फिर ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है ये जब सब कुछ था तो इंडियन पीपल वर लाइक हैंड टू माउथ, उनसे बड़े बड़े ओहदे छीन चुके थे। ख़ास तौर पे मुस्लिम्स थे, जो नवाब्स थे, जो रूलर्स थे, या जो है इंपीरियल कोर्ट के मेंबर्स थे, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई ना इस चीज़ में। फिर जी इमीडिएट कॉज वही इंगलफील्ड राइफल्स वाला था, और उसके बाद देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ वॉर। फिर जी कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ फेलियर ये हैं कि एक तो यूनिटी नहीं थी इंडियंस की आपस में, देयर वर चेंजिंग्स इन द प्लान, मल्टीपल चेंजिंग से अगर एक ही दिन शायद इकट्ठा ये वॉर शुरू हो जाती ना,
तो कहा यह जाता है कि देयर वर ओनली 400 ब्रिटिश पीपल एट दैट टाइम, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जिनको आसानी से लोकल लोग जो थे वो काबू कर सकते थे। फिर देयर वाज ट्रेजरी ऑफ 6, और ठीक है वहाँ पे यानी इंडिया में ना यूनिटी नहीं थी, बेसिक बात आप ये याद रख लें कि 6 भी थे, और हिंदू और मुस्लिम्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश का ही साथ दिया था, बजाय इसके कि उस अपराइजिंग में इंडियंस का साथ देते। और जी एब्सेंस ऑफ एन एक्टिव एंड एफिशिएंट लीडर, उसको लीड करने वाला कोई नहीं था। शाह आलम टू वाज देयर, लेकिन वो कोई इफेक्टिव लीडर नहीं था। फिर जी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 5th पॉइंट में आप लिख लें ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह लें, ये चीज़ें इंडियंस के पास नहीं थी। टेलीग्राम, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों किसके पास थी? ये ब्रिटिश के पास थी। वो तो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेते थे कि कोई साजिश हो रही है, तो फ़ौरन पता चल गया, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह टेलीग्राम किया, फ़ौरन इत्तला पहुँच गई, जबकि इंडियंस के पास ये सहूलत ही नहीं थी। वो खुद जा के मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र करके तो एक दूसरे को पैगाम पहुँचा रहे थे, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों से। फिर जी रिज़ल्ट क्या होता है इसमें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और उनको पता चलता है कि ये मतलब जो है ना हमारे अगेंस्ट एक साजिश हुई या जो भी था रिवोल्ट, उसको तो वो रिवोल्ट ही कहेंगे ना, हम उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे। इसमें जो है ना एक एंड टू नॉमिनल रूल ऑफ मुगल एम्पायर आ जाता है, ठीक है। वो था पहले ही एक नॉमिनल सा रूल था, नाम फॉर नेम से एक ही था, और मतलब कोई इख्तियारात तो थे नहीं, तो खैर वो एक रूल भी ख़त्म हो गया। फिर जी कंपनी रूल भी एंड हो गया, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि उसमें 1858 में कंपनी रूल ख़त्म कर दिया जाता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर देती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारा रिवोल्ट और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसमें हाथ मुस्लिम्स का ही था। और बहुत कुछ ऐसा होता है, यानी यहाँ पे मैंने नीचे कोट लिखना था, वो आप ट्रैक टू पाकिस्तान से देख लेना। वो कुछ इस तरह था कि द वॉर, नॉट द वॉर इटसेल्फ बट द मेमोरी ऑफ वॉर जो थी ना, वो उसने एक सेपरेशन और फ्रीडम मूवमेंट में ना इंडिया में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि मतलब बड़ा हॉरिफिक किस्म का जो है ना एक ब्रिटिश ने सप्रेस किया था इसको, और जो है ना बहुत यानी सज़ाएं दी थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना टॉपिक इस तरह आपने इसको कवर कर लेना है। तो आई होप क्या आपको समझ आ गई। और जो जुलाई बैच के रजिस्ट्रेशंस की बात कर रहे थे, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे भी लिख देती हूँ, और ये रजिस्ट्रेशन लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो देख लें जिन्होंने इंडिविजुअल मेंटोरशिप लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सेपरेटली रिस्पॉन्ड करना। तो जिन लोगों ने बाकायदा शामिल होके तो मेरे साथ जो है स्टडी करनी है पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश एसे या प्रेसी एंड इस्लामियत, तो वो जुलाई बैच में शामिल हो जाएं। और जो लोग मुझे एंथ्रोपोलॉजी और आईआर का कह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अगस्त से स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम।